सर इसी से मैं 5 तत्वों की सिग्निफिकेंस समझना चाहूँगी, कितने इम्पोर्टेंस हैं 5 तत्व हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, हमारे वास्तु में भी आ गए हैं। तो वास्तु एक्चुअली एक मिथ है। ये जाके रियलिटी में तब कन्वर्ट होती है जब वहाँ रहने वाला उसके साथ जोड़ दिया जाए। ये जेनरिक साइंस नहीं है कि हर साउथ वाला भिखारी और हर नॉर्थ वाला करोड़पति, जेनरिक साइंस नहीं है। अगर एक अपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक जितने लोग रह रहे हैं, सबकी ज़िंदगी अलग अलग चल रही है, किसी दो की भी एक जैसी नहीं होगी, चाहे वो जुड़वाई क्यों नहीं है। जब होरा और वास्तु को हम एक दूसरे के ऊपर बिठा के देखते हैं, तब हमें ये समझ आना शुरू होता है कि किसके लिए कौन सी दशा आ रही है या कौन से ग्रह का समय चल रहा है और उसके लिए कौन सी डायरेक्शन उसके लिए काम करेगी। अब सबके लिए बदलती है। सर जैसा हमने साउथ डायरेक्शन की बात की, तो आजकल इतने लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो वहाँ पे वास्तु कैसे काम करेगा? अगर हम एक घर या अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो किसकी वास्तु देखें? प्लॉट की वास्तु देखें, अपनी बिल्डिंग की वास्तु देखें, अपने फ्लोर की वास्तु देखें या अपने अपार्टमेंट की वास्तु देखें? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक घर में एंट्री ली और आपको सडनली बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ? क्या एनर्जी थी उस घर की? या फिर हम कुछ प्लेसेस में जाते हैं जहां जाकर हमें बहुत ही ड्रेनिंग फील होता है, तो क्या ये उन घर की, उन एरियाज़ की एनर्जी पे डिपेंड करता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही एक टॉपिक को टच करने वाले हैं जो कि है वास्तु, और आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आपने ज़रूर सुना होगा कि कुछ लोग आपको कहते हैं कि आपकी फेलियर का कारण है आपके घर का वास्तु। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सभी मिथ्स को टच करने वाले हैं कि वास्तु एक्चुअली में होता क्या है, क्या मिथ्स हैं, क्या साउथ डायरेक्शन सबके लिए बेकार होती है, क्या नॉर्थ ईस्ट वाले सब बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सभी टॉपिक्स को टच करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और इसी के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का। सर वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। सर, जैसा कि हमने वास्तु की बात की, तो आपकी एक स्पेशलिटी है कि आप हर चीज़ को बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकली समझाते हैं। तो मैं वास्तु को भी बियॉन्ड इसकी सिंपल डेफिनेशन साइंटिफिकली समझना चाहूँगी। क्या ये सूडो साइंस है? क्या है वास्तु? देखो, सूडो का मतलब होता है जो समझ में ना आए। देखो, बहुत इजी सेंस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिटरल मीनिंग में नहीं जा रहे, डिक्शनरी में नहीं जाते। जो चीज़ समझ में ना आए लेकिन उसमें फिर भी रूल्स हों, तो वो सूडो साइंस बन जाती है। ठीक है, रूल्स होना मतलब साइंस, सूडो जो समझ में नहीं आ रही या साइकोलॉजिकली ली जाती है। ठीक है, तो वास्तु भी उसमें से निकल के आती है। वास्तु का जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, जो सबसे पहले पे जाते हैं, तो विश्वकर्मा जी का उसमें एक मेंशन आता है कि विश्वकर्मा जी ने वो निकाला। ऋषि अत्रि का भी मेंशन आता है उस पॉइंट के अंदर। भृगु ऋषि के बारे में भी मेंशन आता है कि उन्होंने वास्तु के बारे में बोला। तो वास्तु हम क्या ये बोलें कि बहुत पुराने उससे चलती हुई आ रही है, और एक साइंटिफिक वे में जो भी स्ट्रक्चर्स बनते थे या जो भी मकान बनते थे या मंदिर बनते थे, उनके पीछे एक साइंस लगाई जाती थी। और वो साइंस क्या थी? अगर हम उसको सिंपली समझे, वो साइंस थी ग्रेविटेशनल एनर्जी को समझने की। तो ग्रेविटेशनल समझ हमें हजारों साल पहले थी। तो एक सेब गिरने से नहीं पता चली, हमें पता बहुत पहले से थी, शायद नाम उसके अंदर बदले जाते थे। दूसरी चीज़, उसमें विंड मूवमेंट की बात करी जाती थी कि घर ऐसे बने और ऐसी डायरेक्शन में बने, या बिल्डिंग या मंदिर ऐसी जगह पे बने कि वो ग्रेविटेशनल पुल को अपने कंट्रोल में लें। क्योंकि देखिए, आज तो शायद हम स्ट्रक्चर खड़े करते हैं तो पिलर बना देते हैं, लोहे के जाल बना देते हैं, और हम 100 मंजिल तक चले जाते हैं, 200 मंजिल भी चले जाते हैं। लेकिन अगर हम मंदिरों की बात बोलें या पिरामिड्स की बात बोलें या किसी भी पुराने में जाएं, तो तब हमारे पास ऐसे कौन से लोहे के स्ट्रक्चर्स थे या ऐसे कौन से मेटल्स थे, फिर भी वो सारे खड़े होते थे और गिरते नहीं थे। आज भी हमें वो देखने को मिल जाते हैं। बहुत स्ट्रेंज एलिमेंट्स हैं ये। तो जो वो उसकी साइंस थी, उसकी स्टेबिलिटी की, और उस एनर्जी से जो फ्लो से वो होल्ड करते थे, चाहे वो उसमें अर्थक्वेक आए या कुछ आए,
तो ये साइंस बेसिकली उसके बेसिस पे बनाई गई थी, और कहीं ना कहीं इसमें साउथ इंडिया का बहुत बड़ा मेंशन था, या इंडिया का एज अ कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा मेंशन था। अब क्या हो गया, इसी साइंस को हम बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी में, या अलग अलग एरिया में, या अलग अलग लोगों में देखने लग गए। वहाँ जाके ना एक कन्फ्यूजन, क्वेश्चन मार्क्स खड़े होने लग गए कि अब हम इसे साइंस की जगह ना एक मैजिक शो की तरह देखने लग गए कि घर के अंदर 4 पिरामिड लगा दो, 2 कहते हैं पेड़ लगा दो, 5 का रंग बदल दो, कोई एक यंत्र लगा दो, डायरेक्शंस चेंज कर दो। उसके बाद लॉजिक्स हम हमेशा बीट करने लग गए, क्योंकि हम लॉजिक से मैजिक शो की तरफ को चले गए। तो वास्तु को हम एक तोड़ मरोड़ के नए रूप में देखने लग गए आजकल। लेकिन वास्तु तो प्योर साइंस और डायरेक्शनल साइंस विच स्टडी द ग्रेविटेशनल फोर्स बेस्ड ऑन एयर एनर्जी और एयर फ्लो इन द बिल्डिंग, जिससे बिल्डिंग को स्टेबिलिटी मिले, उसको एक पॉजिटिविटी की मूवमेंट ऑफ एनर्जीज का वो फ्लो मिले, जिसमें हम ग्रह, डायरेक्शन सब कुछ मिक्स कर देते हैं। वो थी सिंपल वास्तु जो आप सवाल पूछ रहे थे। तो सर, मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस थी ये सोच के, जब मुझे वास्तु के बारे में पहले पता लगा, मैं सोचती कि चलो घर का वास्तु लोग बना देते हैं। क्या हमारे सौर मंडल, जहाँ से सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, ज्योतिष, मैजिक को इससे एसोसिएट किया गया है, तो क्या वास्तु, हमारे सौर मंडल का भी कोई वास्तु हो सकता है? चलो मैं आपको ना एक बड़ा क्रॉसिटी, बड़ा हैरान करने वाला फैक्ट बताता हूँ। आपने कभी ओलंपिक रेस, एथलेटिक रेसेस और ये सब तो आपने देखी होंगी लाइफ में, बहुत बार सारे लोगों ने देखा स्टेडियम में। आपको पता है सारे जितने भी एथलीट हैं वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऐसे उल्टे भागते हैं। कभी आपने नोटिस किया इस चीज को लेके? इतना ध्यान से मतलब हिट नहीं किया है मुझे, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अब नोटिस जरूर करिएगा, जितने भी एथलेटिक रेसेस होती हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, सब में एथलीट सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज भागते हैं, क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं भागते, क्लॉक की एंटी की डायरेक्शन में भागते हैं। क्योंकि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, हमारा सौर मंडल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, हमारे ग्रह 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, हमारे घरों की गणना 1, 2, 3, 4 एस्ट्रोलॉजी में एंटी क्लॉकवाइज आती है। एंटी क्लॉकवाइज का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि हमारी मूवमेंट ऑफ जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल पुल जो निकलता है, ग्रेविटी बनती कहाँ से है? ग्रेविटी बनती है हमारी अर्थ की मूवमेंट, कोर रोटेशन से, वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ग्रेविटी की और मूवमेंट की एक फ्लो की एक एनर्जी है। अगर हम उस एनर्जी फ्लो को अपनी बिल्डिंग में भी, स्तंभ बनाने में भी यूज़ करते हैं, डायरेक्शनल साइंस जिसे हम कहते हैं, जो वास्तु लेके जाते हैं, तब उस बिल्डिंग को मिलती है स्टेबिलिटी। नहीं तो छोटा सा भी अर्थक्वेक आए ना, ताश के पत्तों की तरह गिरती है, नहीं तो गिरती नहीं है बिल्डिंग। तो वो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, जो मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, फिर वही एनर्जी, क्योंकि हमारा शरीर भी है वो भी उसी एंटी क्लॉकवाइज अर्थ की मूवमेंट के अंदर ही टिका हुआ है, तभी हमारे पे भी असर हो ही रहा है ग्रेविटी का। तो हमारी लिविंग कंडीशंस के ऊपर भी वही मैटर करता है कि हम बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जब वो फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होता। चलो मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि हमें कैसे पता चले कि इस घर में वास्तु दोष लग गया? समझ लीजिए, आप कितनी बार, मैं भी कितना, हम भी कितने घरों में जाते हैं, जाते कहते हैं अरे आपके घर में सब लोग बीमार रहते हैं, या फिर आपको पैसे की परेशानी है, या फिर आपके घर में तो कुछ ना कुछ अजीब सा होता ही रहता होगा, नल के लीक होते रहते होंगे, या बल्ब खराब हो जाते होंगे, चीज़ें हो जाती होंगी ऐसी उल्टी सीधी, बड़ा कॉमन चीज़ होता है। तो सबसे पहला ना छूटते लोग कहते हैं आपको कोई जादू आता है जो आपको 1 मिनट में पता चल गया ऐसा होना है। ऐसा कुछ नहीं, बड़ा एक इजी तरीका है कि घर में वास्तु दोष लग गया। जब आप किसी के भी घर में जाएं तो जाके ना आप सिर्फ एक चीज़ देखिएगा कि हर चीज़ आपको टेढ़ी नज़र आ रही है या सीधी नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है कि स्विच बोर्ड हल्का सा टेढ़ा लगा हुआ है, टीवी हल्का सा टेढ़ा है या टिल्टेड है, एयर कॉन या एसी लगा है वो हल्का सा टिल्टेड है, चौखट बनी है हल्की सी टिल्टेड है,
फोटो रखी है वो हल्की सी ऐसी है, या दीवार पे पेंटिंग है वो हल्की सी टिल्ट है किसी भी डायरेक्शन में, तो जब वो टेढ़ी ऊपर नीचे दिखती है। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारा मटेरियल है घर में, बहुत सारा सामान है, या फिर ओवर डेकोरेटेड है, या बहुत ज़्यादा किया हुआ है, जब इतनी सी चीज़ देखते हैं ना तो हम कहते हैं वास्तु दोष लग गया। सुनने में लग रहा है बहुत खतरनाक लग गया, ऐसा कुछ नहीं। वास्तु दोष का मतलब है कि हमारी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना वो स्मूथ नहीं निकल रही, वो जब भी निकलती है ना वो किसी न किसी चीज़ को टेढ़ा करते हुए जाती है। और कई बार 90% टाइम पे, 90% आई एम यूजिंग द वर्ड, असली में टेढ़े नहीं होती, वो विजुअली हमें टेढ़ी दिखती है। ऐसे कैसे दिखती है? बहुत सारे लोग जाएंगे, उन सबको आपके ऑडियंस है ना, आपके ऑडियंस को जवाब आने दीजिए। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए उनके लिए डाल दिया हमने कि आपको अपने घर में चीज़ें हल्की हल्की लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, 180 डिग्री या 90 डिग्री दिख रहा है, या फिर हल्का हल्का बेंड दिख रही हैं चीज़ें। जिन जिन भी आपके ऑडियंस को बेंड दिख रही है, समझिए उनके घर में वास्तु दोष लग गया। वास्तु दोष मतलब एनर्जी मूवमेंट का फ्री फ्लो नहीं है, तो वो पुश करके चीज़ों को टेढ़ा और डिस्टॉर्ट करती हैं, विजुअली डिस्टॉर्ट भी करती हैं और असली में भी डिस्टॉर्ट करके यानी टेढ़ा कर देती हैं। तो ये वास्तु दोष लग गया। कितना सिंपल आसान तरीका है। तो ये एक प्योर साइंस है। हाँ, वैसे आप मेरे को बोलो तो अगर हम मैजिक शो के हिसाब से बोलें या स्यूडो साइंस के हिसाब से बोलें तो आई विल से वास्तु तो एक मिथ है, वहम है स्यूडो साइंस के हिसाब से। लेकिन अगर आप मेरे को ये बोलो कि वास्तु काम करता है, आई विल से 100% काम करता है, लेकिन आपको वास्तु की समझ साइंस की तरह आनी चाहिए, एक कहानी और जादू टोने टोटके की तरह नहीं आनी चाहिए, तब तो काम करता है। क्योंकि ये बना तो साइंस था। अब आजकल आपने सुना होगा दीवार को लाल कर लीजिए तो ये बदल जाएगा, पौधा यहाँ लगा लीजिए, पौधा लगा लीजिए, ये वाला पौधा लगाइए, पिरामिड खड़ा कर दीजिए, नमक रख लीजिए, क्रिस्टल रख लीजिए, कोई बॉल टांग दीजिए, कोई चाइम लगा दीजिए। फिर आजकल तो यंत्र भी बन गए बहुत सारे, करेक्ट, यहाँ यंत्र लगा दीजिए, इधर इस भगवान की फोटो लगा दीजिए, करेक्ट। ये सब कहानियाँ तो बहुत चल रही है ना, चलन बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। आपको पता है ये सारी की सारी रेमेडीज फेंग शुई की हैं। इनमें से एक भी वास्तु की रेमेडी नहीं है, क्योंकि किसी भी वास्तु की किताब में आज तक कभी वास्तु की रेमेडी बनी ही नहीं थी। तो वास्तु की एक्चुअल रेमेडी क्या है? कभी बनी नहीं। वो तो है ही साइंस ऑफ करेक्शन, वो बिल्डअप के टाइम से बनाने की है, करेक्शन की तो उसमें रेमेडी नहीं आती है कहीं पे भी वास्तु में। तो हम फेंग शुई की रेमेडीज, हाँ ये नहीं कहेंगे कि फेंग शुई की रेमेडी काम नहीं करती, करती है, 100% करती है। चलो आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज बताते हैं। फेंग शुई में सबसे अच्छी डायरेक्शन है साउथ। ओके। और वास्तु में सबसे बुरी डायरेक्शन है साउथ। तो साउथ डायरेक्शन जो अच्छा कहता है उसकी साइंस को यूज करके हम अपनी बाकी सारी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सर, तो जैसा आपने इसको एक साइंस बोला, तो जैसा हमने बात की कि वास्तु में साउथ डायरेक्शन को ही वर्स्ट डायरेक्शन बता दिया गया है, तो क्या सारे साउथ डायरेक्शन वाले लॉस में होंगे, बेगर्स होंगे? ऐसा थोड़ी होता है। सी देखिए, साउथ यम स्थान माना गया, यम स्थान, ओके, ठीक है। अब मैं उसकी सबसे बड़ी खासियत बताएं, हाँ जितनों की भी हम वास्तु के चेक करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आपका जहाँ पे भी साउथ आ रहा है ना घर का, वहाँ पे ना आप अपना ना घर का लॉकर बनाते जाए। बड़ा एक अजीब सा फैक्ट है। अब कहानी क्या है, शैतान से कौन लेके जाएगा? दूसरी चीज, जैसे हम कहते हैं साउथ है तो वहाँ अपने पेरेंट्स को ठहरा दीजिए, तो उनकी लाइफ लंबी चलेगी। यम के खुद के स्थान में बैठे हैं तो उनकी लाइफ कौन लेके जाएगा? तो जितने भी हमारे मास्टर बेडरूम होते हैं हम उस डायरेक्शन की तरफ को लेके चले जाते हैं, ठीक है, एक जर्नल फैक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि हर डायरेक्शन हर आदमी पे एक जैसी काम नहीं करती। तो ऐसा आप बोलो कि नॉर्थ ईस्ट वाले सारे के सारे करोड़पति हैं और साउथ वाले सारे बेगर बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्शनल्स जो वर्क करती हैं उनके फंडामेंटल्स जो होते हैं हम कहते हैं इनहैबिटेंट्स, जो उसमें रहते हैं, डिवेलर्स, जो उसमें रहने वाले लोग हैं, उनके उसके ऊपर वो किस तरीके से करती हैं। तो इसको हम एक साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो बड़ा साफ नज़र आता है, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन और मैजिक शो ही समझ में आता है। सर, जैसा हमने साउथ डायरेक्शन की बात की, तो आजकल इतने लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो वहाँ पे वास्तु कैसे काम करेगा?
देखिए, मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछता हूँ। सारे आपके वास्तु जितने अपने बहुत बड़े बड़े समझदार पढ़ाई करे हुए आचार्य, हम भी खुद भी आचार्य हैं, उसके बेस पे एक जनरल सी चीज़ पूछते हैं कि अगर हम एक घर या अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो किसकी वास्तु देखें? प्लॉट की वास्तु देखें, अपनी बिल्डिंग की वास्तु देखें, अपने फ्लोर की वास्तु देखें, या अपने अपार्टमेंट की वास्तु देखें? अब उस अपार्टमेंट के अंदर भी अगली परेशानी तो ये आती है कि अब तो रेक्टेंगुलर वो होते ही नहीं। तो जब रेक्टेंगुलर कहते फ्लैट नहीं होते तो वो टेढ़े मेढ़े शेप में बनते हैं आजकल। तो किस डायरेक्शन को किस तरह से बैठाएं? कुछ बाहर निकलेगी या उसी में फिट हो जाएगी, या वास्तु का जो हम एक पूरा का पूरा कंपास बनाते हैं उसमें हम बैठा पाएंगे, या कैसे बैठाएं? कौन सी डायरेक्शन किस तरीके से हम देखेंगे? देखिए, मैं आपको ना इसको एक एक करके शब्दवावली में बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। होता क्या है, अगर हम जो नॉर्मल तरीका देख रहे हैं पब्लिक में, कि जब कोई एक बिल्डर फ्लैट बनाता है तो वो क्या करता है, सारे मोस्टली ज़्यादा फ्लैट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में बनाता है, क्योंकि हर आदमी की डिमांड यही होती है कि मेरे को तो नॉर्थ ईस्ट वाले फ्लैट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो वहाँ पे बनाएगा वो लंबे टावर। फिर वो क्या करेगा, सेंटर में क्या करेगा, सेंटर में बनाएगा क्लब, सेंटर में बनाएगा स्विमिंग पूल, क्योंकि सबको स्विमिंग पूल व्यू चाहिए होता है, या फिर ऊपर जो है उसे आउटर व्यू चाहिए होता है। फिर उसके अलावा क्या होता है, साउथ हिस्सा नॉर्मली कम डिमांड में होता है, तो वो नॉर्मली एंट्री वहाँ से बनाएगा और साउथ को बेसिकली विलास बना देगा या वैसी चीज़ें बना देगा। तो अब अगर हम ऐसे प्लॉट को देखते हैं तो सबसे पहला तो वास्तु दोष लग गया। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तो सबसे हल्का होना चाहिए, वो सबसे भारी कॉर्नर बना दिया। बिल्कुल। पानी तो बीच में होने का कभी मतलब ही नहीं बनता वास्तु के हिसाब से। ब्रह्म स्थान में पानी कैसे आ जाएगा, वो भी वास्तु दोष लग गया। साउथ को हल्का रखा, वो भी एक वास्तु दोष में ले गए। तो जनरली जितनी भी बिल्डिंगें बनने लग जाती हैं वो वास्तु दोषों में लग जाती हैं, जो नॉर्मल बिल्डरों की बात बोलें। लेकिन जब हम आपके वाले सीधे सवाल पे अगले पे वापस आएँ तो क्या होता है कि अगर 100 फ्लैट हैं तो सबकी किस्मत एक जैसी नहीं चलेगी। तो उस किस्मत को समझाने के लिए 2 तरीके निकलते हैं, एक होता है काल पुरुष और एक होता है वास्तु पुरुष। जो वास्तु पुरुष है उनका सर होता है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, वो पाँव बंद करके लेटे हुए होते हैं। तो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह सोचें तो एनर्जी ऊपर से एंटर करती है, जब माउथ से एंटर करती है और नीचे के उससे निकल जाती है, उस पॉइंट कहते हैं साउथ से। तो ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी है जो हम ग्रेविटी की एनर्जी को पढ़ने के अंदर वास्तु पुरुष की बात कहते हैं। Okay. लेकिन वास्तु पुरुष एक बिल्डिंग का एक अपना एक स्तंभ है, लेकिन वो आप पे कैसे असर करेगा वो चर्चा का विषय तब जाके आता है, वो आता है काल पुरुष पे। काल पुरुष आ गया हमारी ज्योतिष की कुंडली। yes. अब ज्योतिष की कुंडली के अंदर अगर मेरी दशा बहुत अच्छी चल रही है तो वास्तु मेरे लिए कुछ फर्क नहीं डालेगी, या मेरे को शायद थोड़ा कमजोर कर देगी पर बहुत बड़ा असर नहीं डालेगी। okay. लेकिन अगर मेरी दशा बहुत खराब चल रही है तब भी नॉर्थ ईस्ट का घर मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ होरा और वास्तु को एक दूसरे के ऊपर बिठा के देखना पड़ता है। जब होरा और वास्तु को हम एक दूसरे के ऊपर बिठा के देखते हैं तब हमें ये समझ आना शुरू होता है कि किसके लिए कौन सी दशा आ रही है, या कौन से ग्रह का समय चल रहा है और उसके लिए कौन सी डायरेक्शन उसके लिए काम करेगी। अब सबके लिए बदलती है क्योंकि ग्रह तो रोज घूम रहे हैं गोचर में, गोचर ट्रांजिट। तो अगर रोज बदल रहे हैं तो एक घर जो आज आपके लिए बहुत अच्छा है हो सकता है कल आपके लिए उतना अच्छा ना रहे। 4 लोग आप रहते हैं तो जरूरी नहीं है चारों के ऊपर असर करेगा। चारों को हम उसी के ऊपर बिठा के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा पूरा घर वालों में माहौल क्या बनेगा। एग्जैक्टली। तो जब हम वास्तु की बात बोलें तो हम हमेशा ये बोलेंगे सिर्फ वास्तु को जब भी हम देखेंगे तो वो एक तरीके का वहम है, तो उससे हम कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि आपके ऊपर क्या असर होगा। आपके ऊपर असर पता करना है तो अकेली वास्तु को मत पढ़िए, किसी वास्तु शास्त्री को बुला के ये मत बोलिए कि घर चेक कर दीजिए। जो वो घर चेक कर रहा है वो सिर्फ साइंस चेक कर रहा है,
साइंस बड़ी सीधी है, हवा के बारे में और ग्रेविटी के बारे में, और ये बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर गंदा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कुकिंग नहीं होनी चाहिए, इस जगह पे टॉयलेट होना चाहिए, इस जगह पे बेडरूम होना चाहिए, गेस्ट रूम इधर होना चाहिए, खाने की जगह उधर होनी चाहिए। बस वो साइंस है। अब वो साइंस जो हमारे सामने रख दी गई वो आप पे क्या असर करेगी, वो सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम आपका काल पुरुष कुंडली यानी आपकी ज्योतिष कुंडली को साथ में मिलाएंगे वास्तु पुरुष के नक्शे के साथ, और दोनों को एक दूसरे के साथ रख के मिला के देखेंगे, तब जाके गणना या कैलकुलेशन करी जाती है कि ये कैसे काम करेगा। तब जाके हमें समझ में आता है कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या क्या परेशानियां लेके आएगा। तो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि आपने उस पूरे अपार्टमेंट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही दोष बता दिया, तो एक्चुअली फिर कैसे खरीदना चाहिए हमें? ऐसे तो कंफ्यूजन हो गई होगी, लोग कह रहे होंगे अपार्टमेंट में रहना ही छोड़ देते हैं। हाँ। तो अब तो अपार्टमेंट हमारे लिए, क्योंकि आपने तो सभी खराब कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप घर लेने जाएं या जिसमें बिल्डर या डेवलपर की बात होती है, तो हम सबसे पहला पॉइंट जो लेके चलते हैं ना, हम प्लॉट को देखते हैं। प्लॉट होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें भी कास्ट आ गई। हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारे वेदों से चला है ना, ये वर्ण सिस्टम पे आता है। वर्ण जो थे ना, ये हमें बताते हैं हमें किस चीज़ के लिए कोई चीज़ लेनी है, और वो हमारे साथ में कैसे जुड़ के चलेगी। इसको दो नज़रिए से देखें। एक नज़रिया ये है, मेरे को तो दुकान लेनी है, मॉल का मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, तो रूल क्या आता है, ब्राह्मण वाला जो प्लॉट है वो अपने से नीचे किसी पे भी फिट हो जाएगा, जो शूद्र है वो अपने से ऊपर पे फिट नहीं होगा। ओके। तो बड़ा सीधा सा पहला पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे चलता है, ब्राह्मण प्लॉट जिसको हम कहते हैं वो होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट, और इनके कारक होते हैं शुक्र और बृहस्पति, दोनों गुरु। और जो प्लॉट की मिट्टी का रंग होता है वो थोड़ा सफेद होता है। ओके। और वो मिठास की खुशबू देती है मिट्टी। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं टेस्ट, खा के नहीं देखना है। उसकी स्मेल और उसका फ्लेवर जो होता है वो मिठास की तरफ होता है। फिर क्षत्रिय प्लॉट क्या होते हैं, जब उसकी अगर हम गणना करें तो उसकी जो हाइट और उसकी ब्रेथ में जो डिफरेंस होता है, वो उसको हम 1/8 डिफरेंस को लेके चलते हैं। ओके। प्लॉट की मिट्टी का रंग थोड़ा लाल के तरफ होता है। कारक होते हैं मंगल। लाल से पता लग गया। करेक्ट। मिट्टी का जो टेस्ट होता है वो बिटरनेस की तरफ होता है, या फिर उसकी खुशबू कड़वाहट की तरफ को जाती है। ओके। फिर जो वैश्य प्लॉट होते हैं उनकी मिट्टी का रंग होता है पीले रंग की तरफ को, और वो 1/6 कॉम्बिनेशन का, मतलब हाइट और उसके अंदर 1/6 का फर्क होना चाहिए, तब वो प्लॉट उस तरीके से गिना जाता है। फिर जो शूद्र प्लॉट होते हैं वो शनि के हो गए, काली मिट्टी होती है, और वो थोड़ा बदबू की तरफ होते हैं। आपको शायद हमने बुध नहीं बताया, बुध के अंदर जो उसकी मिट्टी की खुशबू होती है वो खट्टेपन की तरफ होती है, सावा। ओके। ठीक है। और बुध उन्हीं के वो हो गए, तो वैश्य के लिए। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ प्लॉट हमारे सामने आते हैं। फिर उसके अलावा गोमुख और कहते हैं शेरमुख, ये तो चलो सभी ने चर्चा में सुने हुए हैं। तो जब भी हम खरीदने जाएं अपने लिए घर, तो हमें समझना है हमने किस चीज़ के लिए लेना है। तो उसका वास्तु दोष लगेगा बिल्डिंग बनाने पे, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले प्लॉट के ऊपर भी एक दोष लग रहा है जो ये वर्ण के हिसाब से है। तो हमें किस चीज़ के लिए लेना है, पहला ये सोचना है। इंटेंशन डिसाइड करना है। बिल्कुल सही। तो वो हमारा पहला हिस्सा है जब भी हम अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में जगह लेने या घर लेने जा रहे हैं, कि हम इस वाले में लें या नहीं, पहला एलिमेंट। फिर दूसरा एलिमेंट उसके अंदर जाता है कि मेरी खुद की वर्ण क्या निकलती है मेरे ज्योतिष के हिसाब से। अगर मेरे अपने वर्ण की नीचे की तरफ को निकल रही है और मैं बहुत ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 3 कदम ऊपर नहीं चलेगा। तो शूद्र अगर आपका निकलता है, तो आप अगर ब्राह्मण प्लॉट की तरफ को जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा वास्तु दोष तो आपको पहले ही लगा मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं तो फिर तो कुछ भी ले लीजिए, नीचे की तरफ को पूरा अलाउड है।
तो ये इसका पहला साइंस का सिस्टम है जो मिट्टी से शुरू होता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो वो प्लॉट आपने देखा होगा, बहुत मॉल बनते हैं चलते ही नहीं है। कई मॉल ऐसे होते हैं छोटे, कहीं पे भी बनते हैं, लाइनें लग जाती हैं। ये मिट्टी के दोष से निकल के आता है। अब कहीं पे भी चेक करा लीजिएगा, मिट्टी उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी तभी ये चीज़ बन के आई। या फिर मिट्टी के चेक करने के और भी तरीके हैं। 1 फुट बाय 1 फुट का गड्ढा करते हैं, फिर हम उसके अंदर वापस भरने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें तो चलो सभी वास्तु आचार्यों को पता है, लेकिन हम ये अगले साइंस की तरफ को चले गए। तो ये तो पहला मिट्टी का स्टेप हो गया। फिर दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि उसने अपनी वास्तु प्लॉट के ऊपर किसी ने काम किया है या नहीं किया। चलो नहीं भी किया, हम उस पर बहुत ज़्यादा जोर मारने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम हमेशा लैंड की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लैंड की स्टेबिलिटी यानी स्लोप की बात भी करेंगे इसमें, कि स्लोप किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर स्लोप जो उसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जा रहा है तो वो गलत जा रहा है। ये बड़ा सीधी सी कहानी है। तो हम उसके स्लोप को भी चेक करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं बिल्डर, बहुत सारी मल्टी लेवल पार्किंग नीचे बनाने की कोशिश करते हैं, तो स्लोप के डायरेक्शंस आ जाते हैं। तो कोशिश करिए वो भी हट जाए। अगर वैसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा हायर फ्लोर पे जाइए, वो नीचे का वास्तु दोष ऊपर की तरफ को नहीं जाएगा। ओके, ये इसका पहला असूल। दूसरा असूल क्या है? आप बिल्डिंग्स के शेप को देखने की कोशिश करिए। जितनी ज़्यादा रेक्टेंगुलर कम से कम साइडों वाली बिल्डिंगें होंगी वो हमेशा अच्छी रहेंगी। जिन्होंने बहुत तरह के डायरेक्शंस बना दिए वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। वो एक वास्तु दोष से बचने की कोशिश करिए। फिर जब हम अपने फ्लोर पे जाते हैं तो हमेशा चेक करिए कि कोई इलेक्ट्रिक, जिसे हम द्वार वेद कहते हैं, तो द्वार वेद क्या होता है कि कोई मंदिर की छाया हम पे नहीं पड़नी चाहिए, हमारे दरवाजे के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए, हमारे दरवाजे के वहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई चीज़ आ रही है तो वो वाला फ्लैट अवॉइड कर दीजिए। या फिर बिल्कुल सामने बिल्कुल खुला भी आ रहा हो, या रास्ता चलता हुआ आ रहा हो, या टी पॉइंट बन रहा हो, तो उसे अवॉइड कर दीजिए। ये उसका एक जनरल उसका पॉइंट आ गया। फिर जब हम अपने घर में आ गए, तो जब अपने घर में जैसे ही हम आए तो वहाँ पे ज्योतिष और वास्तु दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दीजिए। कैसे? कि अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 लोगों की कुंडलियाँ बनाइए, उनकी दशाओं को मिलाइए और आपके अपने घर की दशा और मतलब दिशा को मिलाइए। तो वो दशा और दिशा जिस टाइम मिलेगी तब वो घर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये तो इसका सीधा रूल हो गया। लेकिन कुछ जो साइंस वाले रूल हैं वो तो बिल्कुल आपको मान के ही चलने हैं कि ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कोई गंदा जगह या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये तो एक जनरल रूल्स हैं, जो जनरल रूल तो आपको मानने ही हैं क्योंकि वो तो साइंस है। अगर आपने साइंस तोड़ी तो कुछ ना कुछ आपके घर में ज़रूर कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा होगा। कोई ना कोई अचानक नलका ख़राब हो जाएगा, कभी बिजली का बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा। तो वास्तु दोष तो आपके वहाँ लगेंगे अगर आपने साइंस तोड़ दी। लेकिन अगर आपने साइंस को बिल्कुल करीब करीब पूरा, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं होता जिसे हम कहें कि वास्तु दोष नहीं होता, सब में होता है। तो वो वास्तु दोष अगर है और थोड़ा बहुत है और उसके साथ आपके रहने वालों का कहते हैं दिशा के साथ दशा मिल रही है तो आपका ये चल जाएगा, आप पास हो जाते हैं। तो ये इसका एक बड़ा सीधा सा असूल है। और ये साइंस आपको एक चीज़ समझनी है, ये साइंस बनी थी हमारे भारतवर्ष के लिए। यस, हमारी मिट्टी के लिए। हम यही मिट्टी की बात अगर आप दुबई में करें, वहाँ तो रेगिस्तान की मिट्टी है। मैं कल्चरल सिग्निफिकेंस भी समझना चाहूँगी इसकी। फिर हम जब यूएस के अंदर चले जाते हैं तो यूएसए में इतने जोन बदल जाते हैं और वहाँ पे हवा उल्टी चल रही होती है। वहाँ पे जाके इसके पूरे की पूरी साइंस बदल जाती है। ओके। तो जहाँ साइंस बदल जाती है, और आजकल क्या हो गया है कि जितने भी ये आपने जो सूडो साइंस शब्द इस्तेमाल किया था, जितनी भी सूडो साइंस जैसी चीज़ें हैं ना, सब लोगों ने क्या किया, 2 महीने का कोर्स करिए सीख जाइए, 1 महीने का कोर्स करिए सीख जाइए। अभी कुछ ही दिन पहले आया हुआ था, आचार्य कर लीजिए 2 महीने के अंदर वास्तु के अंदर, किसी ने आके हमें समझा रहे थे। आज अगर हम वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं
तो मैं बोलूँगा मैं 10,000 से ऊपर घरों पे और वहाँ पे रहने वालों के ऊपर अगर हम पूरी एक अध्ययन या स्टडी या एक वो कर चुके हैं, उसके बाद हम इतनी श्योरिटी से कोई चीज़ बोल सकते हैं, तब जाके समझ में आता है काम करेगा या नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, वास्तु वाले को हर बारी आपके घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूएसए वालों बहुत परेशान होते हैं कि अरे कहाँ से बुलाएं, वो आए, क्योंकि जो लोकल हैं वो तो डॉलर में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मैप है, आपके पास सबके एक एक आदमी के अपने अपने चार्ट्स हैं, कुंडली, तो आप उतने से भी खुद बैठ के आदि वास्तु तो खुद ही समझ सकते हैं। सर आई थिंक वही कि लोग सबसे बड़ी गलती वास्तु में यही करते हैं कि वो सिर्फ घर के वास्तु पे फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी अपनी कुंडली को उसके साथ अलाइन नहीं करेंगे, और वही आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सर इसी से मैं 5 तत्वों की सिग्निफिकेंस समझना चाहूँगी। कितने इम्पोर्टेंस हैं 5 तत्व हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, हमारे वास्तु में भी आ गए हैं, तो वास्तु में भी इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। देखिए, वास्तु है ही 5 तत्वों का मिलान, 5 तत्व वाले जो वहाँ रहते हैं उनके साथ। बिल्कुल। अब ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है। लोग सोचते हैं ये 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से नहीं है, ये एक हिस्सा है। आप जिस घर में रहते हो वो आपसे जुड़ जाता है। ये वही है कि जैसे आप जिस भगवान की आप पूजा करते हो, आप उनके साथ जुड़ जाते हो। यस। आपके अपने बच्चों के लिए फीलिंग अलग होती है, वैसे ही आपके अपने घर के लिए भी फीलिंग अलग होती है। तो जब आपकी फीलिंग्स अलग होती हैं तो आपके सारे तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ 5 तत्वों की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ 5 सेंसेस की भी बात करेंगे, क्योंकि यही 5 सेंसेस आपकी उस घर को अच्छा या बुरा आपको फील कराती हैं। क्या दिख रहा है, क्या आप उसके अंदर से सुनते हैं, या क्या आपको उसमें स्मेल आती है, वहीं किचन में जो खाना बनता है वो आपको क्या टेस्ट देता है, और जब आप किसी अपने पलंग या किसी को हाथ लगाते हैं तो आपको क्या फील देता है। तो जब वो 5 सेंसेस उस 5 तत्वों के साथ ही जोड़नी पड़ती हैं, ये ही गणना है ज्योतिष और वास्तु एक साथ देखने के कारण की। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बोलें कि 5 तत्व हैं, तो घर और मकान में ना शायद थोड़ा सा फर्क है। तो जब वो मकान घर तब बनता है जब वहाँ रहने वाले आ जाते हैं और वो उससे जुड़ जाते हैं। तो वास्तु घरों के लिए है, मकानों के लिए नहीं है। अभी तक हम सिर्फ मकानों की सोचते रह जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वहाँ पे हम अपने लिए क्या उसमें से रिजल्ट निकालेंगे। ये समझ की चीज़ है। अगर हमें समझ में आ गई और हमें ये समझ में आ गया हमारी अपनी दशा किस तरफ जा रही है, और हमने साथ में अपनी दिशा भी उसी हिसाब से उठा ली, तो ये समझ लीजिए तब बना आपकी ज़िंदगी का वास्तु, तब हुआ सोने पे सुहागा, और तब आएगी आपके पास परफेक्ट लाइफ। इससे बेटर कॉम्बिनेशन कोई नहीं होती। तो वास्तु एक्चुअली एक मिथ है। ये जाके रियलिटी में तब कन्वर्ट होती है जब वहाँ रहने वाला उसके साथ जोड़ दिया जाए। ये जेनरिक साइंस नहीं है कि हर साउथ वाला भिखारी और हर नॉर्थ वाला करोड़पति। जेनरिक साइंस नहीं है। अगर एक अपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक जितने लोग रह रहे हैं, सबकी ज़िंदगी अलग अलग चल रही है, किसी 2 की भी एक जैसी नहीं होगी, चाहे वो जुड़वा ही क्यों नहीं है। तो अगर वो भी 2 की एक जैसी नहीं है, तो ये सबके लिए एक साइंस नहीं है। तो फिर आप एक वास्तु आचार्य को बुला के और अपना घर चेक करा के पता नहीं क्या चेक कराते हैं। जब तक आप अपने आप को अपने घर के साथ चेक नहीं कराते, तब तक आप घर को चेक ही नहीं करा रहे, आप वास्तु नहीं कर रहे हैं तब तक तो। और जो आपको समझा रहा है सिर्फ एक मकान को देखो, वो आपका घर नहीं बनवाएगा, और जो घर को देखेगा ना वही आपको वहाँ पे आबाद कराएगा। वाह। तो सर मैं इस पॉडकास्ट को एक जनरल, आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स का भी एक क्वेश्चन होगा कि वास्तु को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमारे घर के वास्तु को। देखिए, सबसे पहला चीज़, हमेशा कभी हम डॉक्टर पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं। फिर पता करते हैं बीमारी क्या है। टेस्ट होने के बाद पता चलता है बीमारी क्या है। फिर जब बीमारी पता चलती है ना, तब हम उसका इलाज कर सकते हैं। और हर बीमारी के इलाज के अंदर हमें 2 या 3 चीज़ें और साथ में समझनी होती है कि हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं उनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, और हर बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और कुछ बीमारियों को ठीक करने में सिर्फ शायद 2 या 4 दिन लगते हैं, और कई बीमारियों को ठीक करने में सालों भी लग जाते हैं।
ठीक है, ये एक जर्नल चीज़ है, यही रहने वालों के हिसाब से बड़ा सिंपल तरीके से समझ लीजिए। तो जब भी आप वास्तु का चेक कराएं, सबसे पहले चेक कराएं वहाँ पे रहने वालों को लेके, उन रहने वालों के अलावा साथ में चेक कराएं वहाँ के मैप और वास्तु को लेके। जब दोनों की मैपिंग होगी तो आपको पास एक रिपोर्ट आएगी कि आपके हिसाब से 2 महीने तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद ये 2 महीने के बाद यही वाला घर आपके लिए अच्छा भी हो जाएगा, या बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि अभी तो बीमारी बहुत छोटी सी है, बाद में बहुत बड़ी रूप भी ले लेगी, या फिर ये तो बीमारी है ही नहीं, ये तो आपका अपना ही एक चीज़ रहने वालों की चल रही है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। ये आपके अपने लिखे हुए कुंडली के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो यही इसके 3 वो निकलते हैं। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए कि घर के अंदर और आपकी डायरेक्शन नहीं मैच हो रही, और हमें ये कम से कम पता चल जाए कि 1-2 साल तो हैं आपके साथ, वो वाली दिशा आपकी दशा के साथ नहीं मिल रही, तो हमें कुछ ना कुछ तो बदलाव लाने हैं। बिल्कुल। तो तब हम यही जो अभी आपको हमने इससे पहले बताया था फेंग शुई वाली रेमेडीज़ की बात, तो वो हम फेंग शुई की रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी शुरू करते हैं। पहला रूल है वास्तु के अंदर जो हम मान के चलते हैं कि वैसे तो कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, तो पहली चीज़ आपकी हमेशा ऑप्शन होनी चाहिए, तोड़ दो या बदल दो या बंद कर दो। तो जो आजकल के टाइम पे मैं कहूँगा 99.9% के लिए नहीं हो पाते, फ्लैटों में तो बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो उस समय में हम दूसरे तरीके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसमें रंग, उसके अलावा वहाँ की रखी हुई चीज़ें, आपका फर्नीचर भी, और छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव आपकी आदतों में, आपके खाने में वो लाके देना शुरू करते हैं। अगर हम इतनी चीज़ें करते हैं तो हम ये कहेंगे कि छोटा सा पैसा लगा के और अपनी थोड़ी सी दिनचर्या बदल के और वही छोटे मोटे रंगों का इस्तेमाल करके हम ये बोलेंगे 50% चीज़ तो ठीक कर ही लेते हैं। लेकिन कई चीज़ें जो लंबे उसमें ठीक होनी होती हैं, तो वो लंबे उसमें हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम रिचुअल्स कहते हैं वो साथ में करने पड़ते हैं, जिसमें पूजा, मंत्र और साउंड, जो मैं आपको सेंसेस की बात कर रहा था, वो हमें साथ में उत्पन्न करने पड़ते हैं। ओके। फिर वो लंबे अरसे वाली चीज़ें लंबे तरीके से ख़त्म होती हैं। लेकिन रूल बड़ा सीधा सा है, हम जितनी मर्जी चीज़ें बदल लें या चेंज कर लें, वो कहीं ना कहीं जहाँ वास्तु दोष लगेगा वो छोटा सा निशान अपने दर्द का या अपने होने का तो आप पे छोड़ के जरूर जाएगा। यस। ये तो आपको चोट लगी है तो उसका एक निशान तो रहेगा, तो वो छोटा निशान तो रहेगा। लेकिन किसी भी घर के अंदर पहली चॉइस है तोड़ दो तो ठीक कर लो, या फिर बंद कर दो तो ठीक कर लो। जो हो नहीं पाता है तो फिर हम उसके छोटे बदलाव कर लो। और ये जितने भी बदलाव हैं ये तब पता चल सकते हैं जब वहाँ रहने वालों की कुंडली साथ में दिशा और दशा एक साथ देखी जाए। जिसने सिर्फ दिशा पे काम किया वो सिर्फ अंदाज़ा कर रहा है, वो सिर्फ साइंस से इस्तेमाल कर रहा है। वो साइंस किस पे अलग अलग काम करेगी। आपको एक छोटा सा चीज़ बताते हैं, कईयों को कई चीज़ें एलर्जी करती हैं, कईयों पे वो चीज़ें बहुत अच्छी जाती हैं। कईयों को तो पानी भी परेशान कर देता है अलग अलग तरह का, उनको पानी भी अलग तरीके का पिलाना पड़ता है। किसी के लिए नमक जहर है, किसी के लिए चीनी जहर है। तो हर दिशा सबके लिए एक जैसी कैसे हो सकती है? जब खाना अलग अलग है, असर तो आदमी पे ही होना है ना, उसी के शरीर और उसी के दिमाग और उसी की मानसिकता पे होना है। तो फिर हर दिशा एक असर कैसे डाल सकती है उस पर? ये नहीं है। तो इसलिए दिशा के साथ दशा, ये इसका तरीका है रेमेडी करने का या इसको ठीक करने का। सो थैंक यू सो मच सर इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। दोस्तों, हमने आज वास्तु को बहुत ही साइंटिफिकली और एक डिटेल्ड अप्रोच में जाना। हमें बहुत से मिथ्स सुनने को मिलते हैं वास्तु के बारे में कि आपके फेलियर का कारण आपका वास्तु है, आपके घर की एनर्जी है। तो आज गुरुजी ने उन सभी मिथ्स को हमारे लिए क्लियर किया। तो आई होप हमारे दर्शकों को भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, आपके वास्तु को लेकर क्या ओपिनियंस हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते। नमस्कार।